नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ जान लेते हैं। क्या न्यूज़ आई? इंडिया प्लान्स टू चैलेंज ईयू कार्बन टैक्स एट डब्ल्यूटीओ। आइए इसे डिटेल में समझते हैं, क्या है ये चैलेंज और क्या है ये कार्बन टैक्स यूरोपियन यूनियन का। पहले न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया प्लान्स टू फाइल अ कंप्लेन दैट डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन ओवर द यूरोपियन यूनियंस प्रपोजल to impose 20% to 35% tariffs on import of high carbon goods like steel, iron ore and cement from India. This is part of India's strategy to combat carbon border adjustment mechanism CBAM. और CBAM का फंडा क्या है? हाई कार्बन या कार्बन इंटेंसिव गुड्स के इंपोर्ट को मिनिमाइज करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये। अब इंडिया के अकॉर्डिंग CBAM is designed to push local industries to invest in new technologies, obviously to curbing the emissions, to minimizing the emissions, carbon emissions. अब CBAM के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने चैलेंज किया है और WTO में क्या रूल्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन ने CBAM को अनाउंस किया है कि वो अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और CBAM एक तरीके से कार्बन टैक्स लगाएगा उन सारे प्रोडक्ट्स पे जो कि बहुत ही कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से बने हैं या फिर एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल या नॉन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बने हुए हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से हुई है जो कि ग्रीन नहीं है या फिर जो सस्टेनेबल नहीं है। इस तरीके के सारे गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाएगा वही है कार्बन टैक्स। और ये जो मैकेनिज्म है ये है CBAM। इस कार्बन टैक्स को कितना परसेंटेज रखना है, किस किस चीज़ पे लेवाई करना है, वो सब इस मैकेनिज्म के थ्रू डिफाइन होगा। CBAM की अगर हम बेसिक्स की बात करें, इट इज़ पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030। इसका मतलब बेसिकली यूरोपियन यूनियन 55% तक एमिशंस को कम करना चाहता है 2030 तक, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेज एज कम्पेयर टू द 1990 लेवल। अब CBAM की अगर हम डिटेल में थोड़ी सी और बात करें तो ये एक टूल है जो कार्बन एमिशंस यूरोपियन यूनियन एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे कम करना चाहता है। और कैसे कम करेगा? ये ऐसे कम करेगा ये टूल कि कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये इंश्योर करेगा कि कार्बन कॉस्ट यानी कि कार्बन एमिशंस बेसिकली वो सेम होनी चाहिए सारे प्रोडक्ट्स की, भले ही वो यूरोपियन यूनियन में मैन्युफैक्चर हुए हों या फिर ग्लोबल लेवल पे कहीं और किसी अदर कंट्री में। यही है CBAM। और इंडिया अब इसे WTO लेवल पे चैलेंज करना चाहता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या हैं इंडिया पे, और इसके बाद हम बात करेंगे कि WTO के क्या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड के जो भी रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट्स में इंडियन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, और स्पेसिफिकली आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ये तीन इंडस्ट्री मैंने इसलिए बात की क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है और इनके सिर्फ और सिर्फ दो रीज़न हैं। पहला, कोल का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इन इंडस्ट्रीज़ में, और दूसरा कि जो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसमें भी तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट लाइक 55% सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर यानी कि कोल से प्रोड्यूस होता है। तो ये दो रीज़न बहुत बड़े हैं आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को चार्ज करने के लिए। अब जो इंडिया का डर है वो ये कहता है कि CBAM मैकेनिज्म के थ्रू जो इंडिया की कार्बन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उन पे कम से कम 20 से 50% तक कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है, यानी कि हायर टैरिफ। अब हायर टैरिफ लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अगर यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में वो ऑटोमेटिकली कार्बन टैक्स की वजह से एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और महंगे हो जाएंगे अगर तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे एज कम्पेयर्ड सस्ते होंगे या फिर लोकल प्रोडक्ट्स अगर सस्ते होंगे तो उनकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और जो हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और उनकी जो सेल है अगर कम होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क इस चीज़ का दिखाई देगा। तो ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी एक और बात यहाँ पे कही गई है हायर टैरिफ की। हायर टैरिफ की बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में कोल फायर्ड पावर इट्स लाइक ग्रेटर देन 55%, और कुछ डेटाज तो इसे 70% तक भी कहते हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखेंगे तो कोल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इट्स नियर अबाउट 15%, और ग्लोबली ये आंकड़ा 36% के आसपास है।
अब आप इंडिया में और बाकी जगह पर डिफरेंस देख सकते हैं कि थर्मल पावर यानी कि कोल फायर्ड पावर का कितना ज़्यादा वेरिएशन है। इंडिया में नियर अबाउट 70%, यूरोपियन यूनियन में 15% और ग्लोबल एवरेज इज 36%। इट इज़ द शेयर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोल पावर हमारी ज़्यादा है, आई मीन कोल फायर्ड पावर हमारी ज़्यादा है, 75% जो इसका एग्जैक्ट फिगर है, तो ऑब्वियसली जो हमारे मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो तो यही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ना, जो कोल को यूज़ करके बनाई जा रही है। तो ऑब्वियसली हमारे सारे प्रोडक्ट वो लगभग वो सारे प्रोडक्ट कार्बन इंटेंसिव ही होंगे, और कार्बन इंटेंसिव होंगे तो क्या होगा, अगेन हायर टैरिफ, और हायर टैरिफ लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे तो हमने बात की थी जो स्पेसिफिकली आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की, तो उसमें हमने रीज़न दिया था कि इनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी कोल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे तो अदर इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी हायर टैरिफ्स में। रीज़न कोल फायर्ड पावर, और हायर टैरिफ अगर होगा देन अगेन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और अगर आप एक्सपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस में एक बहुत बड़ा चंक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट होता है। ईयू बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या WTO में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। तो मैं दो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये जो कंसेप्ट है WTO का, इसके अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज को आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीट ऑल इक्वली। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है नेशनल ट्रीटमेंट का। अब स्पेसिफिकली हम इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि CBAM जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ अ कार्बन टैक्स और ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। और इंडिया का तो ये भी कहना है कि जो लोकल फर्म्स हैं, जो छोटी फर्म्स हैं, उन्हें जानबूझ के पुश किया जा रहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को बदलें और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें। आप समझ सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में है। डेवलपिंग कंट्रीज़ तो उस पर काम ही कर रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे से बहुत एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचे ग्रीन टेक्नोलॉजी में। तो एक ये भी कहना है। बट फिलहाल हम यहाँ पर WTO के रूल्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशंस मैंने आपको बता दिया, ट्रीट ऑल इक्वली। अगर आपने किसी एक कंट्री को कोई टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का कंसेशन दिया है तो वो सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही है MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। सेकेंड थिंग इज नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट से आप क्या समझेंगे कि डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्लेयर्स दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यही है नेशनल ट्रीटमेंट। आप जिस तरीके से अपनी डोमेस्टिक या लोकल फर्म्स को ट्रीट करते हैं, यू हैव टू प्रोवाइड द सेम ट्रीटमेंट टू MNCs एंड द फॉरेन कंपनीज। तो ये तो हो गई डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात। अब इन दोनों क्लॉज से आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स नॉट दैट इजी कि डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। तो अब CBAM का फंडा अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो हमें उसके लिए एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, TBT यानी कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये WTO का हिस्सा है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का स्क्रूटिनी या किसी भी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स के केस में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल, और आप नेशनल लेवल पर भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जिससे ट्रेड हैम्पर हो। तो बेसिकली TBT यानी कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ये कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का केस इतना ज़्यादा ना बढ़े कि जिससे ट्रेड में किसी तरह की रुकावट पैदा हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज है और वही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे WTO इस पर क्या फैसला लेता है और कैसे इंडिया अपने इस चैलेंज को आगे बढ़ाता है। किसी भी एम को जो टक्कर देनी है, रोकना है, क्या करना है, वो इंडिया के ऊपर है, किस तरीके से हैंडल करेंगे। बट यहाँ पे TBT की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत छोटा सा क्लॉज है, एनवायरमेंट, पीपल एंड डोमेस्टिक। किसी तरह के इश्यूज को लेकर के कोई कंट्री चाहे तो छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्यू डोमेस्टिक थिंग्स। तो आप समझ सकते हैं कि CBAM इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। तो अब देखते हैं कि इंडिया चैलेंज करेगा तो WTO इसको किस नज़रिए से देखता है। क्या TBT का क्लॉज यहाँ बीच में आता है कि नहीं आता है, वो हमें पता पड़ेगा। अब हम इस पर वे फॉरवर्ड पे अगर बात करें तो इसका वे फॉरवर्ड ऐसे हो सकता है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ में डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल को इनकलकेट कर ले।
अब डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल बेसिकली जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज कंपनीज यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए। एक तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड ये हो सकता है। दूसरा कि हम बायलैटरल नेगोशिएशंस करें यूरोपियन यूनियन से, उन्हें समझाएं कि हमारी कंडीशन क्या है, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए इस स्टैंडर्ड को ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट्स का जो टारगेट है ये अचीव हो रहा है। हालांकि ये पहले 100 गीगावाट का था, इसको बढ़ाते बढ़ाते 450 कर दिया हाल फिलहाल में, और इस पे काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो सोलर पावर पे काफ़ी तेज़ काम कर रहे हैं इंडिया में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बायलैटरल नेगोशिएशंस कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो जो हमारी थर्मल पावर पे डिपेंडेंसी है वो कम हो सकेगी और रिन्यूएबल एनर्जी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ाया जा सकेगा। फिर क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम बात कर सकते हैं कि हमें ट्रांसफ़र की जाए क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, उनके ट्रांसफ़र की हम बात कर सकते हैं। और लास्टली इंसेंटिवाइजिंग द ग्रीनर प्रोडक्शन। और एक जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है मैं आपको बता देता हूँ, जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग हैं, जो मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं जो कि डेवलपिंग हैं, तो इंडिया इनके साथ में आ करके और कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएट कर सकता है। ये भी एक रास्ता हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे आता है बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन साथ के साथ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी हैं, मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। तो इन कंट्रीज़ के साथ में हम एक कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, कलेक्टिव नेगोशिएशन कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन से कि सारी कंट्रीज़ को कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि ये भी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एक्सपोर्ट्स पे इन सारी कंट्रीज़ के भी फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया ये हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं, एंड क्योंकि लोक ईस्ट पॉलिसी में इनसे रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो वी कैन होप कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम कलेक्टिव नेगोशिएशन भी कर सकें। तो ये हमने बात की वे फॉरवर्ड पे, और हमने जाना कि किस तरीके से CBAM इंडिया उसे चैलेंज कर रहा है, और आगे WTO इस पे क्या फ़ैसला लेता है हमें वो देखना है, और किस तरीके से कार्बन टैक्स यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।